आज खुद को वॉइस कोच कहने का मतलब है भाई छोटा मुंह और बड़ी बात। क्योंकि आज जिनको हम सुनने वाले हैं, जिनको हम जानने वाले हैं, जो हमें आज समय देने वाले हैं, वो एक एक्टर हैं, एंकर हैं, वॉइस आर्टिस्ट हैं, डबिंग आर्टिस्ट हैं। अरे भाई, मेरे पास इतनी उंगलियां नहीं है जितना उनके पास टैलेंट है। अगर म्यूजिक इंडस्ट्री में देखें तो किशोर दा की तरह बिंदास मस्त मौला, और अगर एक्टिंग के मामले में, फिटनेस के मामले में देखें तो अनिल कपूर। हमारी वॉइस इंडस्ट्री का एक ऐसा जाना माना नाम, जिनका नाम हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है, और आगे भी हम उन्हें लगातार सुनेंगे, सीखेंगे और बहुत कुछ अचीव करते हुए देखेंगे। मैं बात कर रही हूँ आदरणीय बाबला कोचर जी की। गालिब ने बहुत खूब कहा है कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां अंदाज़े और। बयां कुछ और। जी। तो आपका भी कुछ ऐसा है कि इंडस्ट्री में वॉइस आर्टिस्ट तो हैं बहुत सारे, ढेरों, लेकिन आपका अंदाज़े बयां बिल्कुल अलग, बिल्कुल जुदा। लगातार जो इतने सालों का सफर रहा, आज हम उस पर बात करेंगे, बहुत कुछ आपसे सीखेंगे। तो मैं आपका वॉइस शाला में बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू रुचि जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पे बुलाने के लिए। तो सर, शुरुआत करते हैं कि मैं लगातार आपको कई सालों से देख रही हूँ। आपके अंदर ना बहुत बहुत कुछ छुपा हुआ है अभी भी। मतलब आप एक एंकर हैं, एक वॉइस आर्टिस्ट हैं, एक एक्टर हैं, आप सिंगिंग में बहुत बढ़िया करते हैं, आप राइटिंग करते हैं, आप एक कवि हैं, एक बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन इन सबसे बड़ी बात जो और भी ज्यादा अच्छी है, वो जानते हैं क्या है? कि जी। आपके अंदर आज भी वो बच्चा मौजूद है जो कभी बचपन में था। ये एक जी। बहुत मुश्किल काम है, सारी उम्र ताउम्र अपने बचपन को, चाहे जी। कुछ भी उम्र हो हमारी, लेकिन हम अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखें, ये बड़ा जी। मुश्किल काम है। हम देख पाते हैं कि आपके अंदर का बच्चा आज भी मस्ती करता है, शैतानी करता है, झूमता है, नाचता है, गुनगुनाता है, सब करता है। तो शायद जीना इसी का नाम है, और ये बहुत खूबसूरत चीज है। तो जी। बचपन से शुरुआत करते हैं। जी। बचपन आपका कहाँ बीता? किस तरह से शुरुआत हुई? आपकी पैदाइश कहाँ की है? कुछ बताएं। मेरी पैदाइश मेरे ननिहाल में हुई, मुंबई में। मेरी मदर जो माता जी जो थी, हालांकि वो पैदा अमृतसर में हुई थी, लेकिन हमारे नाना जी और उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया था बहुत पहले। जी। तो मेरी पैदाइश, बायोलॉजिकल बर्थ जो है वो मुंबई में हुई, लेकिन पला बढ़ा मैं दिल्ली में। और दिल्ली में ही स्कूलिंग की, दिल्ली में ही मैंने ग्रेजुएशन की। मैं कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज से हूँ, स्कूलिंग मेरी रामजस की है। हम्म। और जब मैं थिएटर अपना कॉलेज में था तो तभी थिएटर का शौक लग गया था। और मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में था, और तभी से ही मैंने थिएटर करना शुरू किया था, प्रोफेशनल थिएटर करना शुरू कर दिया था। मतलब वाह। मौका ऐसा मिल गया था। मैं सबसे पहले मैंने काम किया था प्रयोग थिएटर ग्रुप में, श्री एम के रैना जी के ग्रुप में। तो वहां पे उनके साथ में किया। फिर वहां से एनएसडी की फॉर्मर डायरेक्टर हैं त्रिपुरारी शर्मा जी, उनके साथ में इंटर्नशिप करने का मौका मिल गया। उनके साथ में फिर एक प्ले करने का मौका मिला। और वहां से फिर एक सिलसिला बन गया, कनेक्शंस बन गए थोड़े थोड़े। तो फिर वहां से फिर मैं दिल्ली आर्ट थिएटर में चला गया, वहां उनकी रेपेट्री में काम करने का मौका मिला। तो वो कॉलेज के साथ साथ दिन में कॉलेज में पढ़ाई करते थे, और दोपहर को 3 या 4 बजे से थिएटर करते थे। तो वो कॉलेज का टाइम जो है वो कॉलेज में पढ़ाई करते करते और थिएटर करते करते कब 3 साल वो बीत गए कुछ पता ही नहीं लगा। और वो मेरी जिंदगी का मतलब सबसे अच्छा समय रहा, मुझे ऐसा लगता है। बेहतरीन सीखने को बेहतरीन, अच्छा। बेहतरीन, सीखने को बहुत कुछ मिलता था। और आसपास खजाना था सीखने के लिए, और जो कुछ उस समय सीखा वो आज तक काम आ रहा। हम्म। शायद बहुत दिल लगा के सीखा, और वो जी। उम्र भी कुछ ऐसी रही होगी जहां पर बहुत एनर्जी होती है, बहुत कुछ सपने दिल में लिए, आंखों में हाँ। सपने लिए इंसान चलता है। तो वो उम्र जी। भी, जी। जवानी जो है वो ऐसी ही तो होती है
कि जी जी आज जी अगर जी। मेहनत कर ली तो कल बहुत सुहाना होने वाला है। नहीं, वो तो उसमें कोई शक नहीं। और मैं अगर ऊपर वाला एक बार के लिए कहे कि तुम्हें आज क्या चाहिए, तो मैं कहूंगा मुझे वो जो आपने एनर्जी की बात कही ना, उस समय की जो एनर्जी है, और वो जो भोलापन था, वो जो इनोसेंस थी, वो जो नाइवनेस जिसे बोलते हैं। आपको बहुत ज्यादा नहीं पता दुनिया के बारे में। क्योंकि मैंने देखा जब बहुत ज्यादा दुनिया का अनुभव हो जाता है तो कहीं ना कहीं इंसान डरपोक भी हो जाता है। वो रिस्क हम्म लेने से डरता है, वो सिक्योरिटी के चक्कर में भागता है। तो उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था। उस समय क्योंकि कुछ पता नहीं था, तो सब कुछ हम अपने नजरिए से दुनिया को देखते थे। अपने अंदर हम सीधे साधे भोले वाले, अपना मेहनत करने वाले, मस्ती करने वाले, हमको लगता था सारे लोग ऐसे ही हैं, सारे लोग ऐसे ही हैं, और वो बहुत अच्छा रहा। तो उस एटीट्यूड को आज तक बना के रखने की कोशिश मैं पूरी पूरी करता हूँ, क्योंकि अगर दूसरे मेरे ऊपर लेयर्स चढ़ गई तो मैं अपनी ओरिजिनलिटी को कहीं खो ना दूं, मुझे वो बहुत डर लगता है। तो वो वक्त बहुत वाकई बहुत अच्छा था, सीखने को बहुत कुछ मिला, और खोने को कुछ था ही नहीं, क्योंकि अपने हाथ पल्ले कुछ था ही नहीं। तो इसलिए हम्म। बहुत अच्छा वक्त था वो। जी सर आपका नाम बहुत अलग है। जी बाबला कभी मैंने क्या किसी ने नहीं सुना। बड़ा प्यारा जी नाम है, ऐसा लगता है कोई जी निक नेम है। ये जी 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 नाम जी। आपका कैसे पड़ा? मेरा जो जैसे बोलते हैं, स्कूल में जो नाम था मेरा, जी। जो जिस नाम से मेरे कॉलेज का सर्टिफिकेट है, वो है हम्म। बलवंत। बलवंत, अरे ये तो बहुत अच्छा जी नाम है, ये तो बहुत प्यारा जी जी। नाम है। अब हाँ। प्यार से घर में बबला बोलते थे पंजाब में। तो हम्म वो जब थिएटर करना शुरू किया तो जितने भी हमारे बंगाली दोस्त बहुत सारे थे, तो वो हम्म बबला बोल नहीं पाते, ए बाबला वैसे करके वो बोलते थे, बाबला। तो वो प्यार से वो नाम पड़ गया। और हम्म वो बोलने में सबको बहुत अच्छा लगता था। इट ब्रिंग्स अ फीलिंग ऑफ वेरी पॉजिटिविटी एंड सम क्यूटनेस, तो हम्म एक एफेबिलिटी हो जाती है, तो एक कनेक्शन हो जाता है बड़ी आसानी से। तो हम्म वो फिर वो वहां से वो वही नाम चल पड़ा, और वही नाम रिकग्नाइज हो गया, और वही मेरा हम्म ऑफिशियल नाम हो गया। फिर मैंने अपना नाम बदला, ऐड दी, हम्म। और वोटर आईडी कार्ड में भी नाम मेरा अब बाबला आपका ही रखा। ऑफिशियली जी, ऑफिशियल बाबला नेम। कोचर। जी 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 बहुत जी अच्छे। जी सर आपने कहा कि आप कॉलेज के ज़माने में थिएटर करने जी लगे और धीरे-धीरे आपको एक मंज़िल दिखाई देने लगी और आपने रफ़्तार पकड़ी, धीरे-धीरे अपॉर्च्युनिटीज़ आती गईं, आप करते चले गए, सीखते चले गए। जी 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 जी। लेकिन आपको ये एहसास कब हुआ कि वॉइस एक्टिंग करनी है? ये मुझे एक्चुअली हुआ ये था कि हम एक प्ले कर रहे थे। जी। द्रौपदी उस प्ले का नाम था, हुँ, दिल्ली आर्ट थिएटर में। और उसकी रिहर्सल देखने के लिए एक साहब आते थे जिनका नाम था सुशील बैनर्जी सर, और वो एनएसडी के अलुमनाई थे। हुँ, और वो रिहर्सल देखने आते थे, और एक उनके साथ में और साहब आते थे जिनका नाम था भारत रत्न भार्गव साहब। तो वो दोनों ऑल इंडिया रेडियो में थे। अरे वाह! और जी, और भारत रत्न भार्गव साहब ड्रामा सेक्शन में थे, बनर्जी साहब भी ड्रामा सेक्शन में थे। तो वो जब हमको रिहर्सल करते हुए देखते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम रेडियो में आके एक ऑडिशन क्यों नहीं देते हो। हुँ, हुँ, तो हमने कहा जी ठीक है, रेडियो क्या होता है कुछ पता नहीं था। हुँ, लेकिन जाके देखा तो बड़ा फैसिनेशन हुआ, माइक्रोफोन है और उसके इर्द हुँ, गिर्द लोग काम कर रहे हैं। उस जमाने में लाइव शोज होते थे। जी। तो उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया, ऑडिशन दिया मैंने, और मैं ऑडिशन में फेल हो गया। अच्छा, जी। और फर्स्ट मैंने फिर, अटेम्प्ट और फेल हो गए। नहीं मैं फेल हो गया, फेल हो हुँ, गया। मैंने पूछा जाके उनसे फिर कि जी आपने मुझे हुँ, फेल क्यों किया, तो वो हंसने हुँ, लगे, कहने उच्चारण का दोष है, काम तो अच्छा करते हो, उच्चारण का दोष है। हुँ, अब ये समझ में आना शुरू हुआ कि इस काम की रिक्वायरमेंट क्या है। फिर मैंने उनसे परमिशन ली कि भी आपकी जितनी भी रिहर्सल्स होती हैं मुझे देखने का मौका दिया जाए। मैं एक साल लगातार वहां उनके रिहर्सल्स देखता था, रिकॉर्डिंग्स देखता था, और मुझे ये लगने लगा कि यार ये काम करने के लिए तो है, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है इसमें। और साथ ही मैं देखता था उस जमाने में एक कॉलेज का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का लड़का, और अगर एक रिकॉर्डिंग करने के 100 रुपए मिल जाएं, 50 रुपए मिल जाए उस जमाने में, आई एम टॉकिंग ऑफ सम 35-36 ईयर्स अगो, तो हुँ, वो बहुत पैसा होता था हमारे लिए। तो वो मुझे थोड़ा ड्राइवर लगा कि हाँ भाई एक ये बात भी हो सकती है। तो धीरे 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 वहां पे जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, वहां से हुँ, मेरी यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें कि ड्रामा किया करता था मैं पहले सेंट्रल हुँ, ड्रामा यूनिट में ऑल इंडिया रेडियो में। हुँ, और फिर वहां से लैंग्वेज सीखी, हिंदी के अलावा उर्दू, फिर अंग्रेजी, पंजाबी मेरी माँ जी, बोली है। तो जी, इन सब भाषाओं को लगातार सीखते सीखते सीखते
फिर हम्म, उर्दू ड्रामा करने लगे, फिर उसके बाद में इंग्लिश के भी प्लेस करने लगे। तो उससे ड्रामा से फिर वो कमर्शियल की तरफ जाना शुरू हुआ। फिर हम्म, ये समझ में आने लगा कि आवाज का इस्तेमाल कैसे करना है। फिर अपने रोल मॉडल बनाए, उन लोगों को देखा, उनको समझा वो काम कैसे करते हैं। जैसे आपने कहा कि आपने हम्म, अगर मुझे मेरे काम को करते हुए देखा, मुझे सीखा, ऐसे ही हमने भी अपने रोल मॉडल्स बनाए, उनसे सीखा, और फिर कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से, कुछ अपनी गलतियों से सीखा। तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। और हम्म। फिर वो तब से चल रहा है, तो आज तक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा आगे भी चलता रहे और निरंतर चलता रहे, आप काम है। करते रहे, हम आपको ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन हमेशा देखते रहे। तो सर, आपके जी। आइडल रहे कौन? आपने किसको इंस्पायर होके कि नहीं, ये आवाज मेरी बहुत पसंदीदा है, कुछ ऐसा काम करना है, और आपको इंस्पिरेशन मिली, फिर आपने सोच लिया कि वॉइस एक्टिंग करनी है तो इस बंदे को या तो सुनना बहुत अच्छा है, जैसे हम बार बार वॉइस एक्टिंग के लिए बोलते हैं कि बार बार बहुत ज्यादा पढ़ना और बहुत ज्यादा रीडिंग जरूरी है, बहुत ज्यादा अच्छा सुनना जरूरी है। तो आपने किसे सुना, किसे देखिए, वक्त आइडल वक्त पे बनाया? मैंने जैसे आपसे कहा कि हमारे रोल मॉडल्स बदलते गए। क्या होता है, अच्छा। जब आप सीखते हैं तो हम्म, कुछ आपने मुझसे सीखा या मैंने आपसे सीखा, उसके बाद में इसके आगे का सीखने के लिए किसको देखूं मैं? वो हम्म, इंस्पिरेशन या तो मैं जो देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उससे लूंगा, या किसी एक को अपना रोल मॉडल बनाऊं कुछ देर के लिए। मेरा एक तरीका, मैं कुछ देर के लिए उसको फॉलो करता हूँ, हम्म, बहुत इंटेंटली उसको फॉलो करता हूँ, और हम्म, उसको फॉलो करते हुए मैं कभी कभी उसको कॉपी भी करता हूँ। दैट्स हम्म, हाउ मुझे उसका एक जिस्ट पकड़ में आता है, और फिर उसके बाद में मैं अपने आप को इतना अंदर से फ्लेक्सिबल रखता हूँ कि मैं उसकी जो इंस्पिरेशन है उसको अपने अनुसार कैसे ढाल सकता हूँ, एक अपने अनुसार, और एक जो जॉब रिक्वायरमेंट है, कैरेक्टर की जो रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार मैं उन दोनों सबको मिला के किस तरह की परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। वो मेरा एक कॉन्शियस एफर्ट होता है। अब रही बात के हम्म। जी कि कौन मेरे रोल मॉडल रहे, इनिशियली रेडियो पे जब मैंने शुरुआत की थी, तो सुचित्रा गुप्ता जी, अगर आप नाम जानते हो जी, तो बिल्कुल। जी, सुचित्रा जी हम्म, मेरी गुरु रही, मैंने उनसे बहुत सीखा। आपा मैं उनको बोलता हूँ, मेरी बड़ी बहन के जैसी हैं, और मेरी तमाम गलतियां वो बेखौफ, मतलब मुझे डांट भी देती थी, मैं सीखता रहा उनसे। फिर और अच्छे अच्छे लोग आते गए जिनसे हम सीखते गए। श्याम अरोड़ा जी एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते थे, अब नहीं रहे। हम्म, श्याम जी से बहुत कुछ सीखने को मिला कि वॉइस एक्टिंग होती क्या है, ड्रामा होता क्या, आवाज का इस्तेमाल कैसे करना है। उसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जिनमें के मैं हरीश भिमानी साहब से, अब वो वॉइस एक्टिंग, वो नरेशन करते रहे हैं ज्यादा, लेकिन वो एक हम्म। एक्टर भी हैं, उनके प्लेस भी हैं। अगर जी, आपको कभी जी, आर्काइव्स में जाके सुनने का मौका मिले तो आप उनको सुन सकते हैं। जी। तो ये जो कला है टू क्रिएट अ पिक्चर थ्रू योर वॉइस, हम्म। ये इन लोगों से सीखने को आपको मिल सकती है, और इसके लिए आपको थिएटर का बैकग्राउंड अगर आपका है तो आपको बहुत बहुत मदद मिलती। जी। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि थिएटर बैकग्राउंड हम देखते हैं एक्टिंग के लिए भी और वॉइस एक्टिंग के लिए भी बहुत जी। बड़ा एक रोल प्ले करता है। आप जब नरेशन करते हैं, आपकी नरेशन हमने सुनी है, बहुत ऑडियो बुक्स आपने की हैं, बहुत जी। अवार्ड्स आपको मिले हैं, बहुत तारीफ मिली है। तो एक-एक शब्द जो है क्रिस्टल क्लियर है। जी। सामने वाले तक बात कैसे पहुंचानी है। अगर हम्म, आप एडवर्टाइजमेंट में हैं, कमर्शियल कर रहे हैं, चाहे आप ऑडियो बुक कर रहे हैं, चाहे आप एक्टिंग में हैं, आपका जो शब्दों पर पकड़ है वो काबिले तारीफ है। बहुत खूबसूरती से आप पिरोते हैं और आपका एक अलग अंदाज है। इस जी। बात से भी हम इनकार नहीं करते। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपकी अदालत, जो लगातार इतने सालों से हम सुन रहे हैं बचपन से। और जी। मुझे लगता है आपने, जैसे हम हमेशा, लाइक मैं भी अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि स्क्रिप्ट को अपना बनाना सीखो। आपको नहीं पता वो स्क्रिप्ट अ, कब आपके साथ जुड़ जाएगी, और आपको बोलना है कि बस ये मेरे लिए बनाई गई है और मैं इसके लिए हूँ। तो जी। उस जी। दिन जब पहली बार आपके पास आपकी अदालत की स्क्रिप्ट आई, आपके मन में क्या आया कि इसे क्या इतनी शिद्दत से निभा दिया कि आज मुझे लगता है शायद 24-25 साल इस बात को, 93 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी। 1993 में, 1992, टू बी वेरी 92, प्रिसाइज। ओके, जी। 92 में मैं, आया आपकी जी। अदालत, और पहले जी। जी पर था एंड देन इंडिया टीवी,
जी राइट? जी, फॉर सम टाइम अदालत अच्छा, शायद स्टार पे भी थी, स्टार पर भी थी। कुछ वक्त के वो लिए। जी जी प्लेटफ़ॉर्म्स चेंज होते गए, मतलब कहने का ये है ना तो आप बदले, जी ना ही आपकी अदालत का जुनून बदला। जी, र आपकी अदालत में दो चीजें नहीं बदली हैं। नंबर एक तो अदालत के जो एंकर हैं रजत जी। रजत जी और आप। जी, और उनके पीछे पीछे हम। हम, बिल्कुल थैंक सही यू वेरी कहा मच आपने। रजत जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जी। लेकिन मुझे आज भी लगता है कि ये बिल्कुल शुरुआत है। वही हुँ, जोश है, वही रॉनेस है हमारे अंदर। और ईश्वर की कृपा से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आज 30 साल के करीब हो गए, 30 से ऊपर ही हो गए बल्कि। हुँ, तो और भी आगे ईश्वर की कृपा से और आपके मार्गदर्शन से हम आगे जाएंगे। जी। अब रही बात यह कि अदालत में मैंने शुरुआत की थी। अदालत का जो शुरुआती फॉर्मेट था उसमें एक दरबान आवाज लगाता था गेस्ट को बुलाने के लिए। बिल्कुल। और वो उसमें ऐसे, जब मान लीजिए आप हमारे गेस्ट हैं, तो वो एक आवाज आती थी, रुचि जी आपकी अदालत में हाजिर हो। ये काम करने के लिए मुझे बुलाया गया। आप बोल रहे हैं और आँखों के आगे वो दरबान आ रहा है, ट्यून। हाजिर हो। जी, जी। हुँ, हुँ। ये इस तरह की, ताकि आवाज दूर तक कॉरिडोर में जाए। उसका मकसद ही होता था, पुराने जमाने में जब अदालत के बाहर किसी को बुलाया जाता था तो ऐसे ही बुलाया ऐसे ही जाता था। बुलाते थे। जी। तो मुझे इस काम के लिए बुलाया गया था, मैंने वो काम किया। तो जो डायरेक्टर थे गुलशन जी, उनको उन्होंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, पर वहां पे उनको एक पल के लिए लगा कि यार इसको थोड़ा सा और काम देके ट्राई करना चाहिए। उन्होंने फिर मुझे एक दो बार और बुलाया, चार्जेस वगैरह दिखाए दिए उन्होंने मुझे बोलने के लिए, मैं वो भी किए। फिर मुझे रजत जी की तरफ से इंस्ट्रक्शन आई कि इनको स्टोरी दो करने के लिए, जो गेस्ट की जो स्टोरी होती है, हुँ, इंट्रोडक्टरी स्टोरी होती है, पूरी एक हुँ, हुँ, उसकी प्रोफाइल बनती है। मैंने वो किया और वो उनको बहुत पसंद आया। हुँ, और तब तक मुझे एक एक्चुअली क्या हुआ था कि तब तक मुझे एक तैयारी हो गई थी, मैं एक तरह से एक प्लेटफॉर्म पे आ चुका था। क्योंकि पैशन होना बहुत जरूरी है। मैं लगातार 8-10 साल से अपने ऊपर मेहनत कर रहा था, और फिर वो मौका मिला, टाइमिंग ठीक हुई लाइफ में, और फिर उसको मौके को एग्जीक्यूट किया गया। और फिर उसके अंदर एक स्पेसिफिक काम की रिक्वायरमेंट होती है। हर स्क्रिप्ट आपसे ये बार बार कहती है कि मुझे आप इस फॉर्मेट के तहत इस तरह की ट्रीटमेंट दीजिए। आपके अंदर एज अ वॉइस एक्टर वो काबिलियत होनी चाहिए, उतनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए कि आप अपने पहले तो फॉर्मेट को पहचानें, किस फॉर्मेट में आप काम कर रहे हैं। दूसरा, अपनी टारगेट ऑडियंस को पहचानें। और तीसरा, जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसके कॉन्टेक्स्ट को समझिए। उस कॉन्टेक्स्ट को अगर आप समझ लेते हैं तो फिर आप उसके मुताबिक आप परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आप वेरिएशंस भी दे सकते हैं उसके अंदर, उसको अलग अलग तरीके से परफॉर्म भी करके दिखा सकते हैं। तो हुँ, अगर आपने वो समझ लिया है, फिर उसके बाद में अगला जो स्टेप है वो है अपनी इस सारी समझ को परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट करना। और परफॉर्मेंस भी ऐसी जो कि समझ में आए सामने वाले के। तो वो सारी तैयारी एक तरह से लगातार चल रही थी, और वो एक प्लेटफॉर्म मिला, और वहां से इस यात्रा की शुरुआत हुई। हुँ। तो यानी अपनी स्क्रिप्ट के साथ जस्टिस करना कितना ज़रूरी है। वो पैशन, वो जुनून वॉइस एक्टिंग का तभी नज़र आता है जब वैसी परफ़ॉर्मेंस निकल कर आए और फिर हम्म, वो सुनहरे अक्षरों में लिखी जाए कि हम्म, लॉन्गेस्ट रनिंग शो ऑन टेलीविज़न इंडस्ट्री। जी। सर, मैं कहती हूँ कि वो दिन कब आएगा कि हम्म। आपकी अदालत में एज़ अ गेस्ट बाबला कोचर मौजूद हो? हम वो देखना चाहते हैं। देखिए, अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये फैसला तो ये फैसला तो रजत जी का है। और वो प्लेटफॉर्म इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसपे देश की बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं। मुझे लगता है कि मुझे भी और मेहनत करने की जरूरत है। वो बहुत और जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा। जिस रफ्तार के साथ और जिस वर्सेटैलिटी के साथ आप काम कर रहे हैं, लोगों का दिल जीत रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो दिन बहुत जल्द आए। ऐसी मेरी आपकी आपकी शुभकामनाएँ हैं आपकी और ऐसी मेरी शुभकामनाएं, विश आपकी है। दुआएं कबूल बिल्कुल, होंगी। फिंगर क्रॉस्ड। सर, आपको देखा 2021 में टब्बर में जी और जी भई मज़ा आ गया। मतलब ये जो दौर आया वेब सीरीज़ का, आपने कहा भई मैं यहाँ पर भी फट्टे चक दूँगा। जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, वैसे आपने दूरदर्शन नहीं छोड़ा, ज़ी जी टीवी नहीं छोड़ा, इंडिया जी टीवी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं, रेडियो भी नहीं छोड़ा। जी ऑडियो बुक, आप कुकू एफएम पे भी आते हैं, आप पॉकेट एफएम में भी आते हैं, आप रेडियो जी पर भी आते हैं, कुछ नहीं छोड़ा आपने। सोचती हूँ कि हमें देखकर इतना मज़ा आ रहा था।
जी। आपको करते हुए कितना मजा आया होगा? कुछ अच्छा सा एक्सपीरियंस उस दौर का आप कुछ बताएं। आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि जब मैं परफॉर्म कर रहा हूं तो मैं फोन को तो या तो मैं बंद नहीं किया तो उसको उल्टा करके एक साइड में रख देता हूँ, सो दैट आई फोकस कंप्लीटली ऑन माई वर्क। लेकिन अगर स्क्रिप्ट ही फोन के ऊपर आए तो आप क्या करेंगे? ये सीखने वाली बात है आपसे। लेकिन अगर स्क्रिप्ट ही फोन पे आए तो आप क्या करेंगे? हम्म। तो वो आपके साथ में एक डेटरेंट हो जाता है। हम्म। नाउ एज रिगार्ड्स टू टब्बर, टब्बर मुझे बस किस्मत से मिल गया। मुझे मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ से, कास्टिंग, बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनके यहाँ से मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई हम्म। और ऑडिशन के लिए। और दे वर वेरी पेशेंट विद मी, बहुत बहुत धैर्य से काम किया उन्होंने। मेरे कोई 10 या 11 ऑडिशंस किए होंगे। हम्म। और वो 10 या 11 इसलिए भी किए उन्होंने क्योंकि वो जितनी बार ऑडिशन करके एक वेरिएशन मांगते थे, मैं वो वेरिएशन उनको दे देता था। तो उनको लगता था यार कुछ और भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो उनका मुझ पे भरोसा और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और जब वो भरोसा और कॉन्फिडेंस बढ़ गया उनका, और मैंने उनको वो सारे वेरिएशंस उनको करके भेजे, इसी तरह से ही जैसे आपके साथ में जूम मीटिंग हो रही है, जी। मैंने वो सारे वेरिएशंस उनको भेजे। और उसके बाद में जब कास्टिंग का टाइम आया, तो क्योंकि ये सारे कास्टिंग डायरेक्शन टीम और मेरे बीच की बात थी, डायरेक्टर साहब बीच में कहीं इन्वॉल्व नहीं थे, अजीत पाल जी। तो जी। अजीत पाल जी को कुछ, जाहिर सी बात है, उन्होंने इंटरैक्ट नहीं किया था, वो कुछ किसी और को लेना चाहते थे। तो मुझे, आई एम वेरी थैंकफुल टू मुकेश छाबड़ा जी। हम्म। उनकी तरफ से उन्हें स्पेशली कहा गया कि डोंट डोंट लीव हिम, ही विल बी एन एसेट। मुझे बाद में ये बताया गया। तो उन्होंने जी। उनकी बात को माना और मुझे वो काम मिला। और मैंने पहले दिन जाके सेट पे अजीत पाल जी को 4 घंटे चुपचाप एक कोने में खड़े होकर देखा कि वो अपने काम को अप्रोच कैसे करते, सो दैट आई अंडरस्टैंड हिज माइंड सेट। और 4 घंटे में मैं इतना समझ गया कि वो बहुत सटल, बहुत नेचुरल काम करते हैं। हम्म। और मैंने उनसे पूछा, सर किस तरह से, हाउ डू यू वांट मी टू अप्रोच द वर्क? हम्म। आई वांटेड टू विन हिज कॉन्फिडेंस। हम्म। तो ही सेड जस्ट बी वेरी नेचुरल, बी योरसेल्फ, हम्म। और एक्टिंग मत करना। नेचुरल। उनका हम्म। उनका कहने का मतलब ये था कि एक एफर्ट मत डालना, इट हैज टू जस्ट कम आउट ऑफ यू। तो उसमें क्या होता है कि वो काम करने से ठीक पहले मैंने यूसुफ साहब की ऑटोबायोग्राफी भी की थी। उसमें उन्होंने एक लाइन कही थी, दिलीप कुमार साहब ने, कि एक तो होता है कि एक कॉम्प्लीमेंट आपको ये मिलता है कि यार आप वैसे लगे, अच्छे लगे, लेकिन उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट यह कि आप वैसे थे, वो किरदार हम्म। ही थे, आप उसके जैसे नहीं थे। हम्म। वो ज्यादा बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। सो गो टू दैट जी। स्टेज ऑफ गेटिंग अलाइंड विद द कैरेक्टर मेंटली। आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं, वैसे ही सोचते रहते हैं, वैसे ही फील करते रहते हैं, हालांकि उसका बहुत इमोशनल इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर। डेफिनेटली। मैं उसको फॉलो करते 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 आई वेंट इन टू अ स्टेज और अ स्टेट ऑफ माइंड जिसमें कि मैं उस कैरेक्टर के जैसा लगातार फील कर रहा था विद इन माई सेल्फ। और मैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं परफॉर्म कर ही नहीं रहा था, आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ। और वो काम होता गया, होता गया, होता गया। और उसमें एक सीक्वेंस थी, 12 घंटे मुझे फांसी के फंदे पे लटका के रखा गया था, जो कि हम्म। काट दिया गया। वो सीक्वेंस अच्छा। पूरी काट दी गई। वो दिन अच्छा। वाकई बहुत चैलेंजिंग दिन था। मतलब हम्म। 11-12 घंटे, 12 घंटे में से शायद 8-8.5 घंटे मुझे हार्नेस पे लटका के रखा गया था। अच्छा, एक्चुअल तो में ऐसा लटका दिया जी जी उन्होंने? जी, हार्नेस ओह। बांधी हुई थी पीछे, और मुझे अच्छा। लटक के मतलब रहना था। बीच बीच हम्म। में हाँ 5-10 मिनट के लिए उतर गए ब्रेक तो, दिया। पर हम्म। 8 घंटे, 7 7, दैट वाज वेरी चैलेंजिंग। एंड आई वाज टेलिंग हम्म। माई सेल्फ के मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो वो सब जो एक्सपीरियंस था, मुझे लगता है उस सब ने उस कैरेक्टर की ऑनेस्टी को सामने लाने में, उस तरह का जो एफर्ट था, उस तरह का जो माइंडसेट था, जिसमें कि मैं 24 घंटे उस कैरेक्टर के बारे में सोच रहा था, उसके सर्कमस्टांसेस के बारे में, हम्म। उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में सोच रहा था। वो होता ही है कि जब आप लगातार उस तरह से सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो आप बिल्कुल जो है उसके जैसे होते रहते हैं, उसके बहुत करीब पहुंचते जाते हैं, उस कैरेक्टर के और नजदीक चले जाते हैं। I think all that effort and the environment that was provided by Jar Pictures, they all clubbed together and brought such a result which is recognized by one and all. सबको पसंद आया वो काम। जी। हम अपने आगे लगाते हैं आर्टिस्ट। वो आर्टिस्ट एक बहुत भारी शब्द है, बहुत ज्यादा कहते हैं ना, उसके साथ जस्टिस करना
बड़ा जिम्मेदारी बहुत आ जाती है बहुत आपके बड़ी ऊपर जब आप ज़िम्मेदारी का आर्टिस्ट काम बोल। है। आप कह रहे हैं कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, अरे आपको मतलब रात की नींद उड़ जाती है। आपको बार-बार अपने कैरेक्टर की याद आती है, आप उसकी तरह सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, उसके नज़रिए को जानने की पूरी-पूरी कोशिश करते हैं। ये बहुत डीप थ्योरी है, बहुत डीप फिलॉसफी है। ये एक जी आर्टिस्ट ही महसूस कर सकता है जब उसे एक ज़िम्मेदारी दी जाती है। तो जी आपका अभी आपने बताया कि करीब 35-40 साल का अब आपके पास एक्सपीरियंस है। तो कहते हैं ना कि हमेशा बहार नहीं रहती, बट द शो मस्ट गो ऑन। तो सर आपने कहा कि जो आर्टिस्ट है, जी वो मतलब एक तरह से अपना बेस्ट देने के लिए बहुत सारे त्याग करता है, बहुत कुछ करता है। ये एक जी ज़िम्मेदारी का काम है और साथ ही जब हम एक क्राफ्ट को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, एक कैरेक्टर को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो उसके जैसे सोचना, उस जैसा खाना, उस जैसे दिमाग में ख़्याल आना एक स्वाभाविक-सी बात है। मगर होता ये है कि इस दौरान एक ज़िंदगी चल रही है हमारी पर्सनल, उसमें उतार हैं, चढ़ाव हैं, दिक्कतें हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं। हमेशा तो ऐसा हो नहीं सकता कि बिल्कुल सब अच्छा चल रहा है। तो आपका करीब 35-40 साल का जो ये जर्नी रहा, डेफ़िनेटली मुझे पता है कि बहुत स्ट्रगल के बाद आपको जैसा कि आपने बार-बार बताया कि मैं देखता था, ऑब्ज़र्व करता था, सीखता था। तो वो जुनून था आपके अंदर, उसने आपके अंदर वो हमेशा वो एक लौ जगा के रखी कि भाई सीख और सीख और सीख और पॉलिश कर अपने आप को, तो वो पत्थर से आप सोना हो गए, पत्थर से आप डायमंड हो गए। लेकिन इस दौरान ज़िंदगी ने आपको अच्छे-बुरे कई तजुर्बे दिए होंगे। घर के हालात हो सकता है कुछ और हों लेकिन परफ़ॉर्म करना है एकदम हँसते हुए। एक आर्टिस्ट का यही जॉब है। तो कोई ऐसा कोई मोमेंट आप हमारे साथ ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे जहाँ बहुत मुश्किलात थी बट आपने परफ़ॉर्मेंस में ऐसा परफ़ॉर्म किया कि कोई जान ही नहीं पाया कि पीछे का दर्द क्या है? ऐसा ऐसा एक बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ और जी, ऐसा अक्सर होता भी है। होता है। ऐसा अक्सर होता है। हुँ, ये ज़रूरी नहीं है कि भगवान ना करे कि किसी के घर में कोई नहीं रहा और उसको परफ़ॉर्म करने उसको जाना है, परफ़ॉर्म करना है तो करना जी, है ना? अब सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है विराट कोहली का। अब जी, विराट कोहली मुझे उनका इंटरव्यू में देख रहा था कि उनके फ़ादर साहब नहीं रहे जी, और वो उनका अंतिम संस्कार करने के बाद में मैच खेलने गए। जी। आप देखिए हुँ, किस माइंडसेट के साथ में वो गए और उस मैच में भी उन्होंने अच्छा स्कोर किया। हुँ, तो ये एक जो कमिटमेंट है ना, हाँ, ठीक है, वो सब आपके ऊपर वो माइंडसेट में वो हावी होते हैं, वो इमोशंस, वो हालात, वो तमाम बातें हावी होती हैं और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है कि मैं सारी रात शूटिंग की मैंने और अगले दिन सुबह मेरे को शो एंकर करना है और हुँ, मुझे खुद शो एंकर करने के लिए 8 बजे पहुँचना है। अब हुँ, 8 बजे पहुँचने के लिए अब मैं घर रात को अगर ढाई बजे आया हूँ, तो और मैं कब सोऊँगा और कब मैं जागूँगा और कब नहा धो के तैयार होके फ्रेश फेस लेके मुझे जाना है, वो भी अपने पास में आपके पास एक बहुत बड़ा एक स्ट्रगल है। वो एक जी, बहुत और माइंडसेट और फिर वहाँ पहुँच के आपको लाइव ऑडियंस के साथ में डील करना है और किसी को लगना नहीं चाहिए, पता नहीं लगना चाहिए और ऐसा कई बार हुआ है हमारे साथ में। तो वो आपको ना अपने साथ में तमाम तरह की आपको एक लर्निंग प्रोसेस है। कभी आप योग का सहारा लेते हैं, कभी आप प्राणायाम का सहारा लेते हैं, कभी आप अपने आप से खुद से बात करते हैं कि आप आध्यात्म का सहारा लेते हैं। आप कहते हैं कि देखो भाई, मैं जैसा अपने साथ करता हूँ कि यार हुँ, ये परेशानी आई है। अब मैं उसको अगर मैं गीता का दृष्टांत लेता हूँ अपने आप को समझाने के लिए, मैं कोई हुँ, बाबा जी नहीं हूँ। तो परेशानी को इस हाथ में रख के एक एक्सरसाइज करता हूँ मैं कि ये परेशानी तेरे सामने रखी हुई। हुँ, अब चॉइस तेरे पास में है। ईश्वर ने तुझे ये चॉइस दी है कि ये अपने सिर पे सवार करके सारा दिन परेशान होना है और अपने काम को बर्बाद करना है या इस परेशानी को बोलना है कि तेरा वजूद टेम्परेरी है। आई एम द मास्टर। यस, अगर परेशान होऊंगा या परेशान नहीं होऊंगा या मैं खुश रहूंगा, वो जो रिएक्शन है वो मेरी चॉइस है। तो इस हुँ, तरह की तमाम तरह की बातें आपको अपने साथ में करनी पड़ती हैं। अपने आप को मेंटली डील करने के लिए आपको करनी पड़ती हैं और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें कि आपको इन परेशानियों के बावजूद काम आपको करना है और ये बात आपको ये जाँच समझ के रखनी पड़ती है कि यू आर एज़ गुड एज़ योर लास्ट परफॉर्मेंस। तो अगर लास्ट परफॉर्मेंस तक आप अच्छे हैं और आज अच्छा नहीं किया, तो आपके मुँह पे लोग कह देंगे।
और आप क्योंकि एक आर्टिस्ट हैं और एक संवेदनशील आर्टिस्ट हैं, आपको नींद नहीं आएगी उस दिन रात को, आपको नींद नहीं आएगी। तो इसलिए वो संवेदनशीलता को बनाए रखने के लिए भी आपको अपने साथ में खुद एज अ पर्सन बहुत होमवर्क करना पड़ता है, और जिंदगी से आपको लगातार सीखते रहना पड़ता है। और रही बात के ऐसी कई परफॉर्मेंसेज हैं जिनको कि मैंने किया, और मुझे याद है कि एक शो था हमारा इंडियाज मोस्ट वांटेड, बहुत पॉपुलर हुआ था। बहुत और पॉपुलर। ऐसी, जी, आई वाज सुहेब शोएब इलियासी। इलियासी, शोएब जी जी इलियासी, राइट जी जी राइट जी, राइट। वो आई वाज द वॉइस ऑफ दैट प्रोग्राम। या तो वो शो जो है, उसका एक एपिसोड टेलीकास्ट था अगले दिन, और मैंने, उस जमाने में कोई इंटरनेट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, रात को 3 बजे जाके रिकॉर्डिंग की है मैंने, और सारे दिन काम करके 16 घंटे काम करके 3 बजे जाके रिकॉर्डिंग की है। और किस तरह से काम अच्छा होना चाहिए, वो कमिटमेंट थी, वो काम अच्छा हुआ। उससे पहले मेरी गर्मा गर्मी भी होगी असिस्टेंट के साथ में, क्योंकि उन्होंने स्क्रिप्ट खराब लिखी थी एंड ऑल दैट। तो लेकिन जब वो टेलीकास्ट हुआ और उसके ऊपर जब रिव्यूज आए कि यार ये काम बहुत अच्छा है, ये किसने वॉइस ओवर किया है, तो वो सुकून मिला, चलो कोई बात, इट वाज वर्थ इट। आपने बात की कि स्क्रिप्ट बहुत खराब थी, तो एज अ जी वॉइस आर्टिस्ट ये दर्द मेरे अंदर भी है कि जी। या तो स्क्रिप्ट बहुत बेहतरीन होती है या हम्म। बहुत वाहियात होती है। और जब बीच की होती है तो चलो आप कहते हो थोड़ा मैं इसमें इनपुट डालता हूँ, थोड़ी मेहनत करता हूँ और उसको जी बेहतर कर देता हूँ। लेकिन जहां आप जैसे आर्टिस्ट हैं जिनके पास इन चीजों का बिल्कुल समय नहीं है, सर हम ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा होता है? आपकी स्क्रिप्ट नहीं, एकदम बिल्कुल पॉलिश्ड बिल्कुल मिलती है बिल्कुल आपको? होता है, अक्सर होता है, अक्सर जी, होता है। और खास तौर पे तब होता है जबकि राइटर को पता हो कि स्क्रिप्ट मेरे पास आ रही है, तो वो और ज्यादा आराम से चलते हैं, और ज्यादा गलतियां करते हैं कि ये तो संभाल ही लेंगे। संभाल ही लेंगे, एक जिम्मेदारी के साथ ये भी चलेंगे। ये भी एक इशू आता है, लेकिन जब आपके अच्छा। पास में वक्त नहीं है आपके पास में, तो आप उसके अंदर कितना घुसेंगे, ये हुँ, एक बहुत बड़ा इशू है। और अगर आपको एक ट्रांसलेटेड स्क्रिप्ट को करना है, तब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हुँ, अगर मान लीजिए ओरिजिनल लैंग्वेज इंग्लिश और मैं हिंदी में काम कर रहा हूं, तो मुझे दोनों भाषाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जी। और आप तो 4-4 भाषाएँ लेकर चल रहे हैं, जी जी हिंदी, जी जी अंग्रेज़ी, उर्दू एंड पंजाबी। जी 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 जी। बिल्कुल। तो तब जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और अब ये बाय डिफॉल्ट अब सिस्टम में आ गया हुँ, कि इतने इतनी मेहनत कर चुके हैं बाय डिफॉल्ट। हुँ, हुँ, अब इससे नीचे हम सोच ही नहीं सकते। हुँ, लगातार अपना जो जो स्टैंडर्ड है उस अपने साथ compete करके, लगातार मेहनत हुँ, कर करके आप ऊपर जा रहे हैं। तो हुँ, इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, जस्ट जैसे मैं सांस लेता हूँ, ब्रीदिंग करता हूँ, वैसे ही ये है। तो अगर सामने से कुछ भी अगर गलत लफ्ज आगे आया है, तो फिर मैं उसको जाने नहीं दूंगा। हुँ, आई नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ। अगर मैं हुँ, अपने प्रति ईमानदार नहीं हूं और ऐसी छोटी छोटी गलतियां मैं जानबूझ के अगर जाने दूंगा, तो फिर मेरा लिमिटेड फ्यूचर है। जी, अगर इग्नोरेंस में चला गया, भाई मैं जानता नहीं हूं किसी चीज के बारे में, और वो गलती आगे चली गई, तो हुँ, फिर जब जानूंगा तो फिर मैं उसको ठीक जरूर कर लूंगा। लेकिन अगर मैं जानता हूं कि भाई कोई शब्द गलत है, इसमें लाइन में कुछ तरतीब करने की जरूरत है, इसको रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है, तो मैं इतना जरूर करूंगा कि उनकी जो लाइन है, उन्होंने जो लिखी है, मैं वो बोल दूंगा, आगे बोलूंगा मैं ऑप्शन, और मैं उसका जो एक विकल्प है वो करेक्ट, वो मैं करके वहां पे जरूर दे दूंगा उसको। हुँ, बाकी मर्जी डायरेक्टर की है, वो किस तरह से उसको देखते हैं और कितनी उनको उसकी जरूरत है, लेकिन मैं इतना जरूर करूंगा उसके अंदर, उसके बिना तो हुँ। मैं जाने नहीं दूंगा उसको। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वही ज़िम्मेदारी निभाते हुए ही आगे बढ़ना है, ऐसे उसको जाने नहीं दे सकते। सर एक समय आया जब ये इंटरनेट तो नहीं था, मैं अपने ही बचपन की बात करूँ, मैं दूरदर्शन पे आपको देखती थी और बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके आते थे, कई एडवर्टाइज़मेंट्स में आपकी आवाज़ आती थी, पहचाने जाते थे अलग से। जैसे जी जी। हमें सिबाका गीतमाला की आदत है कि ये आवाज़ किसकी है, कैसे है, तो ऐसे ही आपकी आवाज़ भी बिल्कुल अलग पहचानी जाती है, कोई ऐसी कॉमन वॉइस नहीं है। तो जी अ, अमीन सयानी की तरह हम आपको समझते थे हमारे और हैं मतलब आज भी हम वही समझते हैं कि बॉम्बे में अगर वो थे, अब तो वो हमारे साथ नहीं रहे, बहुत दुःख की बात है, लेकिन दिल्ली में, दिल्ली की शान जो है, वो आप हैं। मैंने ऐसा सोचा और ऐसा देखा है अपने आस-पास भी, किसी के पास ज़रा-सा भी छोटा-मोटा टैलेंट होता है, वो ट्रेन पकड़ता है और मुंबई चला जाता है। जी आपकी तो पैदाइश ही बॉम्बे थी। जी उस धरती ने ही आपको
सबसे पहले अपनी गोद में लिया, जी। तो आखिर क्यों आप वहाँ नहीं रहे? ये एक अंदर से जानने का मन है मेरा। नहीं नहीं, तो ऐसा नहीं है दुनिया कि अब लोग नहीं, अब हज़ारों तो की तादाद में जी, बॉम्बे जी। भाग रहे हैं और आपके पास आर्ट की कमी नहीं, एक्टिंग आप जानते हैं। मुझे तो ये बहुत सालों बाद पता चला कि आप दिल्ली में हैं, मैं तो बड़ी खुश हो गई। और एक अ, एग्ज़ाम्पल भी हैं आप, मेरे जैसे जी, लोगों के लिए जो बॉम्बे नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि लगता जी, है जी। यार नहीं जाना। मैं मुंबई मेरे ना जाने की 2 वजह रही शुरुआती दौर में। नंबर 1, मेरी जी, शादी ज़रा जल्दी हो गई थी जी। और आई वेंट द फैमिली वे व्हेन आई वाज़ वेरी यंग। तो हुँ, मुझे अपने परिवार के साथ में भी रहना था और परिवार को एक फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं देना था मुझे। बॉम्बे जाके एक जेस्टेशन यस, पीरियड से आप गुज़रना पड़ता है आपको ट्रू। और उस जेस्टेशन पीरियड की वजह से मैं अपनी फैमिली की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स या मेरी जो ज़िम्मेदारियाँ थी, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करने की पोज़ीशन में ही नहीं था मैं। हुँ, हुँ, तो इनिशियली तो वो वजह थी हुँ। और फिर अब ये है कि मेरे जो फादर हैं ही इज़ 92 एंड आई एम ब्लेस्ड दैट ही आई स्टे विद हिम। तो मैं उनको छोड़ नहीं सकता और वो वहाँ जाके एडजस्ट नहीं हो सकते हैं इस उम्र में। और रही बात मुंबई की तो मैं 6-8 साल से मैंने अब अपना एक घर ले लिया वहाँ पे क्या बात और है! मैं तो 2018 से मैं जब महक कंप्लीट हुआ दिल्ली में जी। और तो मुझे मुंबई से कुछ ऑफर्स आने लगी तो मुझे लगा कि हाँ एंड दैट टाइम मतलब मैं कुछ एक लोन लेके एक छोटा-सा घर खरीद लिया मैंने वहाँ पे। और तो अब मैं मुंबई में जब काम होता है महीने में हफ्ता 10 दिन के लिए मुंबई में मैं ज़रूर होता हूँ। अभी मैं परसों ही आया हूँ वहाँ पे, 4 दिन हुँ, मैं कुछ काम कर रहा था। तो ठीक है अपनी-अपनी प्रारब्ध है, अपनी-अपनी डेस्टिनी है। मुझे अब वहाँ पे अगर एक्सेप्टेंस मिल रही है, अभी 2 वेब शोज़ किए हैं वहाँ पे और 2 फीचर फ़िल्म्स की हैं। अब वो जब जी। आएँगी तो उनका नतीजा पता लगेगा। बट हाँ, लेकिन अगर उस समय जाता तो शायद हालात अलग होते या ज़िंदगी का एक जो मयार है वो अलग होता है। बट देन नो रिग्रेट्स एट ऑल। आई एम हैप्पी विद द बिगेस्ट कंटेंट। तो मुझे बस सबसे बड़ा संतोष इसी बात का है कि मैं जो जो कुछ भी मैंने किया उसमें एक चीज़ कॉमन थी, वो थी माय पैशन एंड माय ऑनेस्टी टू माय क्राफ्ट। और शायद अगर वो नहीं होती तो ये जो 3 दशकों से ज़्यादा की जो यात्रा है, ये पूरी नहीं होती या चल नहीं रही होती अभी तक। दिल्ली में जहाँ इंडस्ट्री का स्कोप बहुत कम रहा और उस ज़माने में आपने स्ट्रगल किए जहाँ पता ही नहीं जी। था वॉइस ओवर होता क्या है? ये जी, जी, काम जी। क्या है? इस बारे में आज भी मैं इवन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं शायद पहला शख्स हूँ जिसने इसी प्रोफ़ेशन से आई हैव रेज़्ड अ फैमिली। वाओ! एंड नहीं तो लोग क्या करते थे उस ज़माने में क कोई कहीं बैंक में जॉब करता था, कोई कहीं कॉलेज में पढ़ाता था और साथ में ये काम किया करता था। बट देन आई मेड दिस अ फुल टाइम प्रोफेशन एंड प्रोबेबली शायद वो लोग मुझे एक उदाहरण के तौर पे अब देखते हैं और बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो फुल टाइम काम करते हैं यही। ये एक तपस्या है। आपने अगर एक बार तय कर लिया कि नहीं भई इसको ही प्रोफ़ेशन बनाना है और अपना 100% देना है और अपने अंदर वो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, तो जी, आप हालाँकि आज भी यही है। सब लोग साइड बाय साइड कि चलो दिन में जॉब किया, रात में घर में एक स्टूडियो सेटअप किया हुआ है, वॉइस ओवर हुँ, के साथ एक साइड इनकम चल रही है। आज भी वही हाल है सर। लेकिन आपने जो किया इसीलिए कह रही हूँ कि काबिले तारीफ़ है कि उससे एक प्रेरणा मिलती है कि भई इतना मुश्किल भी नहीं है, बस सफ़र तो कोई भी हो मुश्किल होगा, मगर जुनून साथ में हो और पैशन हो, तो जी। सब कुछ हासिल कर सकते हैं।